अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के पार्ट 4 की। अब इसके लिए मैं ऑब्वियसली ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊँगा, लेकिन हम जो ये वाला एक फ़्लो चार्ट है इसको याद कर सकते हैं, एंड जो ये वाली फ़्लो चार्ट है जिसमें सारे क्लिनिकल फ़ीचर्स बताए हुए हैं उनको याद कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्लिनिकल फ़ीचर्स ऑफ डायबिटीज़ पर अगर हम आएँ तो इसमें एक चीज़ जो वाइवा में पूछी जा सकती है, दैट इज़ योर हनीमून पीरियड। व्हाट इज़ योर हनीमून पीरियड? बेसिकली ये देखा जाता है टाइप 1 डायबिटीज़ हमने पढ़ी थी कि टाइप 1 डायबिटीज़ एकदम से नहीं जाती, उसकी भी 3 डिफरेंट स्टेजेस होती थी, जिसमें से स्टेज 1 में नॉर्मल ग्लाइसीमिया होता था, दैन स्टेज 2 एंड 3 में आके डिसग्लाइसीमिया होता था। तो वो जो इनिशियल 1 या 2 ईयर्स होते हैं फॉलोइंग द ऑनसेट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़, उस उन इनिशियल 1 या 2 ईयर्स में जो एक्सोजीनस इंसुलिन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो काफ़ी मिनिमल होती हैं, because there are still some of the residual endogenous insulin secretion present. As a result इसमें हमको जो इनिशियल जब समझो टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोज हो गई है, अब जो इनिशियल ऑनसेट होगा, जो इनिशियल के शुरू के जो फर्स्ट 2 ईयर्स या फर्स्ट 1 ईयर जो होता है उसमें एक्सोजीनस इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम होती है, एंड दैट पीरियड इज़ नोन एज हनीमून पीरियड। इवेंचुअली क्या होता है, इवेंचुअली जो बीटा सेल्स हैं उनका फंक्शन मार्केटली डिक्रीज़ कर जाता है, और क्या कहते हैं, वी नो के स्टेज 2 से जो स्टेज 3 वाली वो होती है ट्रांजिशन होती है काफ़ी एब्रप्ट हो जाती है, विच इज़ ऑल्सो सुपर इम्पोज बाय स्ट्रेसेस लाइक इन्फेक्शन। तो इन स्टेज 2 और स्टेज 3 पे जाकर जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है वो फिर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके अलावा इंसुलिन के बगैर वो बंदा नहीं रह सकता। तो टाइप 1 डायबिटीज़ का इन्होंने बताया बता। अब हम आते हैं क्लासिकल ट्रायड ऑफ डायबिटीज़, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लासिकल ट्रायड याद रखने विच इज़ योर, जो कि टाइप 1 टाइप 2 दोनों में देखा जाता है, दैट इज़ पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। एंड टाइप 1 डायबिटीज़ का देखा गया अगर तो ये सारे सिम्टम्स काफ़ी सीवियर केस में हो जाएं या काफ़ी सीवियर टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाए, दैट लीड्स टू डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जो कि हम अभी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब ये सब होता है क्यों है? वी नो के जब डेफिशिएंसी हो जाती है कंप्लीट इंसुलिन की, सो देर इज़ वी नो इंसुलिन इज़ एनाबॉलिक हार्मोन। इंसुलिन नहीं होगा तो कैटाबॉलिक स्टेट्स आ जाएंगी, विच विल अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल दिस ग्लूकोज, फैट एंड प्रोटीन्स। और एंड देर इज़ ऑल्सो अनअपोज सेक्रेशन ऑफ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स लाइक ग्लूकागॉन। अब इसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकागॉन बढ़ा हुआ है, इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं है, 10 सारे मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ही क्या कहते हैं कैटाबॉलिक स्टेट में आ गए हैं। जो ग्लूकोज की असिमिलेशन होती थी मसल और एडिपोज टिश्यू में वो भी नहीं हो रही, जो स्टोरेज होती थी ग्लाइकोजन की लीवर में वो भी डिक्रीज़ हो रही है, जो स्टोरेज होती थी ग्लाइकोजन की मसल्स में वो भी डिक्रीज़ हो रही है ड्यू टू ग्लाइकोजिनोलाइसिस, एंड दिस ऑल लीड टू हाइपरग्लाइसीमिया। अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया होता है क्या, जो रीनल ट्यूबुलर थ्रेशोल्ड होता है रीअब्जॉर्प्शन का, ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन का, वो भी एक्सीड कर जाता है। एज अ रिजल्ट अब यूरिन में ग्लूकोज आने लग जाती है, विच इज़ नॉन एज ग्लाइकोशूरिया। एंड सिंस यूरिन में ग्लूकोज आने लग जाती तो जो ग्लाइकोशूरिया जो होता है, ग्लाइकोशूरिया कॉजेज ऑस्मोटिक डायूरिसिस, एंड ड्यू टू दिस ऑस्मोटिक डायूरिसिस हमें पॉलीयूरिया का सिम्टम मिलता है कि देयर इज़ प्रोफाउंड लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। पॉलीयूरिया हो रहा है, ग्लाइकोशूरिया हो रहा है। पॉलीयूरिया की वजह से एंड ग्लाइकोशूरिया की वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि सिंस अब इतना ज़्यादा यूरिन आ रहा है एंड इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स यानी इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो रहे हैं कि एज अ रिजल्ट यूरिन की भी हमें पता है ऑस्मोलैरिटी चेंज हो गई है। दिस लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ इंट्रासेलुलर वाटर, क्या कहते हैं इंट्रासेलुलर वाटर का कंपार्टमेंट, एंड जब इसकी डिप्लीशन हो जाती है इट ट्रिगर्स द ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑफ द थर्ड सेंटर्स ऑफ द ब्रेन, एंड दिस लीड्स टू पॉलीडिप्सिया। प्रोटियोलिसिस एंड फैट का मेटाबॉलिज्म, फैट के ब्रेकडाउन, प्रोटियोलिसिस एंड फैट ब्रेकडाउन की वजह से क्या होता है कि सिंस ऑल द प्रोटीन्स एंड ग्लूकोनेogenic अमाइनो एसिड since they are degraded and they are removed by liver and they are used as a building block for glucose, ये जो कैटाबॉलिज्म होता है प्रोटीन्स और फैट्स का, इट लीड्स टू नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, जिसकी वजह से एपेटाइट इंक्रीज होती है एंड इट लीड्स टू पॉलीफेजिया। इसकी वजह से हमको ये 3 क्लासिक सिम्टम्स होते हैं, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। वेट लॉस हो रहा होता है, मसल वीकनेस हो रही होती है। अब जो एक्यूट मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है डायबिटीज़ की, टाइप 1 डायबिटीज़ की अगर हम बात करें, टाइप 1 डायबिटीज़ में जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस हमें मिलती हैं, दैट इज़ योर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, एंड दिस कॉम्प्लिकेशन कैन ऑल्सो रिजल्ट या कैन ऑल्सो बी प्रेसिपिटेटेड बाय इन्फेक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्यों होती है कॉम्प्लिकेशन, इफ़ देयर इज़ फेलियर टू टेक इंसुलिन। जो जिस बंदे को टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई है वो प्रॉपर्ली इंसुलिन अपनी ना ले रहा हो, ट्रॉमा भी हो सकता है, सर्टन ड्रग्स भी हो सकते हैं, एंड सर्टन रिलीज ऑफ कैटेकोलेमिन एपिनेफ्रीन भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्यू टू फेलियर टू टेक इंसुलिन हमको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस मिलता है। ये होता क्या है एंड इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? बेसिकली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी एंड कपल्ड विद ग्लूकागॉन एक्सेस, देयर इज़ डिक्रीज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। एज अ रिजल्ट क्या कहते हैं, हमें पता है बॉडी में ग्लूकोज बढ़े जा रही है, इंक्रीज ग्लूकोनेजेनेसिस हो जा रही है, लेकिन जो यूटिलाइजेशन है ग्लूकोज की वो प्रॉपर्ली हो नहीं रही, तो जो बॉडी के ग्लूकोज लेवल हैं वो बढ़ जाते हैं।
टाइप 1 डायबिटीज़ में हमको 250 से 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की रेंज तक प्लाज्मा ग्लूकोज के लेवल्स मिलते हैं, ये चीज़ याद रखनी होगी। एंड दिस हाइपरग्लाइसीमिया इट कॉजेज एन ऑस्मोटिक डायलिसिस, जिसके भी हमने पीछे बात कर ली, एंड डिहाइड्रेशन विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कीटो एसिडोटिक स्टेट। दोनों हमने डिहाइड्रेशन और डायलिसिस का जो मैकेनिज्म था पीछे पढ़ लिया था। एंड दीज टू क्लिनिकल फीचर्स आर अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कीटो एसिडोटिक स्टेट। वो कीटो एसिडोटिक स्टेट बनती क्यों है? इसीलिए बनती है कि अब बॉडी में होता क्या है, इंसुलिन नहीं है, तो इंसुलिन नहीं होने की वजह से क्या होता है, और ग्लूकोज का भी प्रॉपर्ली अपटेक नहीं हो रहा, ग्लूकोज को भी यूज़ नहीं कर पा रही बॉडी, लेकिन ग्लूकोज बढ़ी हुई बॉडी में, तो बॉडी में क्या होती है, देयर इज इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज़। वो इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज़ क्यों होती है? हमें पता है जब डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होती है, then there is stimulation of hormone sensitive lipase which results into breakdown of adipose stores and it leads to increased production of free fatty acids। सारी बायोकेमिस्ट्री है। फ्री फैटी एसिड्स क्या करते थे? फ्री फैटी एसिड्स दे आर एस्टिफाइड टू फैटी एसाइल, दे आर एस्टिफाइड इन द लिवर टू फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। इनकी ऑक्सीडेशन होती है और इनसे प्रोड्यूस हो जाती हैं क्या? कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं, एसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेरिक एसिड। जैसे जैसे कीटोन बॉडीज़ का लेवल बढ़ता रहता है, इट लीड्स टू कीटोनीमिया, और वो यूरिन से भी पास आउट कर रही होती है, इट लीड्स टू कीटोनूरिया। और कभी कभी इतनी ज़्यादा एक्सेस हो जाती है यूरिनरी, इतनी एक्सेसिव एक्सक्रीशन हो जाती है कीटोन बॉडीज़ की कि उसकी वजह से भी क्या कहते हैं, क्या होता है, डिहाइड्रेशन होने लग जाती है। एंड दिस सिस्टेमिक condition it leads to the lesion known as metabolic ketoacidosis। If the urinary excretion of ketone is compromised by dehydration, the result is a systemic metabolic ketoacidosis। कि ये डायबिटिक कीटोसिडोसिस की पूरी स्टेट है जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ की एक्यूट कॉम्प्लिकेशन मिलती है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं जो डायबिटिक कीटोसिडोसिस के हैं, वो है फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, सिवियर एब्डोमिनल पेन, फ्रूटी ऑर्डर, डीप लेबर्ड ब्रीदिंग विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्मॉल ब्रीदिंग, एंड देयर इज़ डिप्रेस्ड कॉन्शियसनेस एंड समटाइम्स इट लीड्स टू कोमा। अब इसकी रिवर्सल के लिए क्या चाहिए होता है? इस स्टेट की रिवर्सल के लिए फौरी एडमिनिस्ट्रेशन करनी चाहिए इंसुलिन की, ताकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी करेक्ट हो सके। एंड अगर कोई बॉडी में इन्फेक्शन या ट्रॉमा हुआ हो जिसकी वजह से इस फर्दर प्रेसिपिटेट हुई है, तो उस चीज़ को भी प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाए। सो दैट वाज एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ टाइप 1। अब हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं, उसमें हमें क्या कॉम्प्लिकेशन मिलती है? उसमें हमको मिलती है नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट। बेसिकली टाइप 2 में ये देखा गया है कि ड्यू टू इसमें थोड़ी बहुत इंसुलिन के लेवल्स बन रहे होते हैं, सो ड्यू टू हायर पोर्टल वेन इंसुलिन लेवल्स, इनमें इतनी ज़्यादा हेपेटिक फैटी एसिड ऑक्सीडेशन नहीं होती। एंड इनमें क्या कहते हैं, ज़्यादातर कीटोन बॉडीज़ की अगर फॉर्मेशन हो भी हो तो वो वेल चेक्ड एंड बैलेंस्ड होती है। तो इसमें हमारे पास जो एक स्टेट बनती है दैट इज़ नोन एज हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट which occurs due to severe dehydration resulting from sustained osmotic diuresis, अगेन जो हमने पीछे पढ़ ली थी। और ये स्टेट किन इंडिविजुअल्स में ज़्यादा आती है? क्योंकि हमें पता है टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादातर एडल्ट्स में ही होती है। ये देखा गया कि वो ओल्डर एडल्ट्स जो कि प्रॉपर्ली अपनी क्या कहते हैं वाटर की इनटेक ना कर पा रहे हैं। अब वो ओल्डर एडल्ट्स वाटर की इनटेक प्रॉपर्ली क्यों नहीं कर पा रहे? कि ऐसा हो सकता है कि उन ओल्डर एडल्ट्स को, वो ओल्डर एडल्ट्स जो हैं वो डिसेबल्ड हों, या वो स्ट्रोक के मरीज़ हों, या उनको कोई इन्फेक्शन हुआ हो जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली अपनी एडिक्वेट वाटर इनटेक नहीं कर पा रहे हैं। इवन तो उनको पॉलीडिप्सिया हो जा रहे हैं, इंक्रीज थर्स्ट हो जा रही है, लेकिन वो प्रॉपर्ली वाटर की इनटेक नहीं कर पा रहे हैं। एंड सिंस इन इंडिविजुअल्स में हमारे पास कीटोन बॉडीज़ वाली जो डायबिटिक कीटोएसिडोटिक स्टेट होती थी वो नहीं मिलती, उसके सिम्टम्स नहीं मिलते, कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कीटोएसिडोसिस एंड इट्स सिम्टम्स, इन इंडिविजुअल्स में देखा गया कि दिस समटाइम्स डिले द सीकिंग ऑफ मेडिकल अटेंशन। क्योंकि इनमें ये सिम्टम्स ही नहीं आ रहे होते, तो इनकी बॉडी में वो पॉलीडिप्सिया जो हाइपर ग्लाइसीमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट है वो बेसिकली इंक्रीज़ करती रहती है। एंड एज ए रिज़ल्ट इनमें क्या होता है, इनमें देखा जाता है कि इनमें जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता है। टाइप 1 में हमने कितना हाइपरग्लाइसीमिया पढ़ा था? उसमें 250 to 600 मिलीग्राम था। इन इंडिविजुअल्स में 600 to 1200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक वो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। इनको भी ट्रीट करने के लिए यही फ़ौरन क्या कहते हैं, आपको एक तो वाटर प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वाटर के साले जो वो हैं ऑस्मोलैरिटी जितनी भी वो मेंटेन रह सके। एंड इसमें भी हमको इंसुलिन देनी चाहिए। अब एक चीज़ जो कि देखी गई है, जो कि काफ़ी आयरॉनिक देखी गई है, वो ये देखी गई है कि वंस द ट्रीटमेंट कमेंसेस, जब आप इन दोनों स्टेट्स को टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ में इन दोनों स्टेट्स को ट्रीट करने लग जाएँ बाय इंसुलिन, क्या कहते हैं, एक और कॉम्प्लिकेशन बन जाती है ट्रीटमेंट की वजह से। वो कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? वो कॉम्प्लिकेशन होती है जी हाइपोग्लाइसीमिया। अब ये हाइपोग्लाइसीमिया कैसे हो गया? हाइपोग्लाइसीमिया ऐसा हो सकता है कि हम अगर इसको ट्रीट करने के लिए एकदम से एक्सेसिव इंसुलिन की एडमिनिस्ट्रेशन कर दें, या हम एक्सेसिव या मिस डोजिंग दे दें जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स थे, फॉर एग्जांपल सल्फोनेल यूरियस फॉरी बहुत सारे एकदम से दे दिए कि हम वो दोनों स्टेट्स को ठीक कर सकें। अब उससे नो डाउट वो दोनों स्टेट्स तो ठीक हो जाएंगी,
कि डायबिटिक कीटोएसिडोटिक स्टेट भी ठीक हो जाएगी, और जो अगर जो टाइप 2 वाला पेशेंट है तो उसमें हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट भी ट्रीट हो जाएगी। लेकिन एक्सेस इंसुलिन या एक्सेस सल्फोनाइलयूरियास या एक्सेस एंटी डायबिटिक ड्रग्स की वजह से होगा क्या, अब हमको हाइपोग्लाइसीमिया वाले सिम्टम्स मिलने लग जाएंगे। अब ये एक और इमरजेंसी बन सकती है। पहले हम हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट कर रहे थे, अब हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। अब हाइपोग्लाइसीमिया वाले सारे सिम्टम्स आने लग जाएंगे, लाइक डिजीनेस, कन्फ्यूजन, स्वेटिंग, पैल्पिटेशन, टैकीकार्डिया, and if these symptoms persist they can even lead to loss of consciousness। तो अब इस केस में हमें क्या करना होता है, इस केस में हमको फिर फ़ौरन रैपिड रिवर्सल कराना होता है हाइपोग्लाइसीमिया का थ्रू ओरल या इंट्रावीनस ग्लूकोज, ताकि परमानेंट न्यूरोलॉजिक डैमेज नहीं हो सके। तो ये चीज़ याद रखनी, क्लिनिकल लाइफ में स्पेशली याद रखनी कि अगर तो हमारे पास कोई पेशेंट आ जाए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाला या हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट वाला, तो उन इंडिविजुअल्स को हमने इंसुलिन फ़ौरन देना होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंसुलिन नहीं दे देना है, नॉर्मल अमाउंट्स में इंसुलिन देना है, ताकि दे कम इनटू नॉर्मल लिमिट्स। ये ना हो कि वो पेशेंट जो हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से आया था डायबिटीज़ को ट्रीट के सिम्टम्स को ट्रीट कराने, उसको उल्टा हाइपोग्लाइसीमिया होगा, और अब हम हाइपरग्लाइसीमिया के बजाय हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स ट्रीट कर रहे हैं ग्लूकोज लेके। तो ये चीज़ें क्लिनिकल लाइफ में याद रखनी होगी। दीज वर द एक्यूट मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़। जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं डायबिटीज़ की, उसके उन्होंने सारा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। इसका मैं आधी चीज़ें मैं इस पार्ट में बताऊँगा, आधी चीज़ें मैं लास्ट पार्ट, जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो लास्ट पार्ट होगा हमारी डायबिटीज़ मेलाइटिस का, उसमें मैं समझाऊंगा। ये हम क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे। ज़्यादातर यही देखा गया है कि डायबिटीज़ की जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कौन सी होती हैं कि लार्ज और मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरीज में कोई डैमेज आ गई विच इज़ नोन एज डायबिटिक मैक्रोवैस्कुलर डिजीज़, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्मॉल वेसल्स के लेवल पे कोई मसला आ गया जिस विच इज़ नॉन एज डायबिटिक माइक्रोवैस्कुलर डिजीज़, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैक्रोवैस्कुलर डिजीज़ से रिलेटेड ये देखा गया कि उसमें एथीरोस्क्लेरोसिस एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ MI होता है, जो कि बेसिकली नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन डायबिटिक पेशेंट के MI उनको हो सकता है। और माइक्रोवैस्कुलर डिजीज़ से रिलेटेड हम अगेन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। डिफरेंट तरह की रेटिनोपैथीज़, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, डिफरेंट पैथीज़ हम बेसिकली पढ़ेंगे। पैथोजेनेसिस ये देखी गई है जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस की, क्योंकि मैं अभी हाफ पार्ट इसमें पढ़ा रहा हूँ। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन की पैथोजेनेसिस ये देखी गई है, दे ऑकर ड्यू टू ग्लूकोटॉक्सिसिटी। 4 बेसिकली हमारे पास वो हैं, क्या कह सकते हैं, 4 मैकेनिज़म्स देखे गए हैं। एक तो ये है फॉर्मेशन ऑफ एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, सेकंड इज़ एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज C, थर्ड इज़ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड डिस्टर्बेंसेस इन पोलियल पाथवेज, वाइल योर लास्ट इज हेक्सोसामाइनस पाथवेज एंड जनरेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। पहले उसकी बात कर लेते हैं। एज, what are H? These are advanced glycation end products and they are formed through non-enzymatic reactions between glucose-derived metabolites and the amino groups of intracellular and extracellular proteins। ये जो एज हैं, ये जो एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, जिनको हम कहते हैं रेज के रिसेप्टर ऑफ एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट। एंड दीज रेजेस, ये जो रेज होते हैं, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, कहाँ पे एक्सप्रेस्ड होते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स पे एक्सप्रेस्ड होते हैं, जो कि मैक्रोफेजेस और टी सेल्स आ गए, एंडोथेलियम पे एक्सप्रेस होते हैं, और वेस्कुलर स्मूथ मसल्स पे ये रेजेस एक्सप्रेस होते हैं, यानी ये रिसेप्टर्स एक्सप्रेस होते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही ये एज अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन जिस सेल टाइप पे वो बाइंड कर रहा है, वहाँ पे वो डिफरेंट सिम्टम्स कॉज कराता है। फॉर एग्जांपल, अगर तो वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स पे जाके बाइंड कर रहा होगा एज अपने रेज के साथ, तो वहाँ पे रिलीज़ होगी साइटोकाइंस का, ग्रोथ फैक्टर्स का। दे विल बी रिलीज और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा विच विल लीड टू डिपोजिशन ऑफ एक्सेसिव बेसमेंट मेम्ब्रेन मटीरियल। दे वुड बी प्रोडक्शन ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, जिसकी वजह से हमें पता है फर्दर एंजियोजेनेसिस होती है विच इज इम्प्लिकेटेड इन डायबिटिक रेटिनोपैथी। अगर तो एंडोथेलियल वाले सेल्स के ऊपर वो जाके बाइंड हुआ है, तो जनरेशन होगी किसकी, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की। अगर तो वो एंडोथेलियल सेल्स और मैक्रोफेजेस वाले में बाइंड के, वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी। एंड अगर तो वो हमारे जो वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स हैं उधर बाइंड किया, वहाँ पे उनकी प्रोलिफरेशन हो जाएगी उन स्मूथ मसल्स की ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो इस कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए हम ज़्यादातर एंटागोनिस्ट देते हैं रेज के। और ये देखा गया कि ये जो एजेस हैं, यानी ये जो एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स हैं, दे कैन ऑल्सो क्रॉस लिंक विद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल, अगर तो वो कोलेजन टाइप 1 के साथ क्रॉस लिंक कर जाएँ, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो लार्ज वेसल्स होगी जहाँ पे कोलेजन टाइप 1 होती हैं, उनकी इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है। सिमिलरली, अगर वो कोलेजन टाइप 4 के साथ वो कर जाएँ क्रॉस लिंक, जो कि ज़्यादातर बेसमेंट मेम्ब्रेन में पाया जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, वहाँ पे ये देखा जाएगा कि वहाँ पे इट वुड डिक्रीज़ द एंडोथेलियल सेल एडिशन एंड इट वुड इंक्रीज़ द एक्स्ट्राविजेशन ऑफ द फ्लूइड। एंड ये भी देखा गया कुछ मल्टीपल प्रोटीन्स इनके साथ क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं। एज अ रिजल्ट होता है कि उन प्रोटीन्स की अकोमोडेशन होने लग जाती है, प्रॉपर रिमूवल नहीं होती। फॉर एग्जांपल, लार्ज वेसल्स में जो LDL है उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, उसकी प्रॉपर रिमूवल नहीं होगी। एज अ रिजल्ट हमें पता है LDL की वजह से क्या होगा,
एथीरोस्क्लेरोसिस कॉज हो जाएगा एंड एंड रिजल्ट यही है कि एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से एमआई हो सकता है। कैपिलरीज़ में देखा गया कि कैपिलरीज़ में भी जो रीनल ग्लोमेरुलाई की कैपिलरीज़ हैं वहाँ पे डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक एल्ब्यूमिन कैन बाइंड टू दिस ग्लाइकेटेड बेसमेंट मेम्ब्रेन, और वहाँ पे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी थिकनिंग कॉज करा सकती है, जो कि हम डायबिटिक माइक्रोएंजियोपैथीज़ में पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मेशन ऑफ एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट वाज वन ऑफ द मैकेनिज्म फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। सेकेंड इज़ और एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज सी, कि जब इंट्रासेलुलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट होती है तो देयर इज़ डिनोवो सिंथेसिस ऑफ डायसाइक्लिसरॉल एंड दिस डायसाइक्लिसरॉल लीड्स टू क्या कहते हैं स्टिमुलेशन ऑफ या एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज सी। प्रोटीन काइनेज सी की वजह से क्या होता है, वेस्कुलर एंडोथीलियम में VEGF की, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा की और कुछ प्रोकोगुलेंट प्रोटीन लाइक प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर 1 की, इनकी प्रोडक्शन होने लग जाती है, और इनकी प्रोडक्शन से सारे यही स्टेप्स होते हैं वेसल्स के वेस्कुलर एंडोथीलियम के अंदर की, उसकी थिकनिंग होने लग जाती है, प्रोकोगुलेंट एक्टिविटी होने लग जाती है और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बढ़ने लग जाती हैं। देन इज़ और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड डिस्टर्बेंसेज इन पॉलीवल पाथवे। इसमें भी यही है कि बेसिकली ये देखा गया है कि कुछ हमारे ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जिनको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लाइक नर्व्स, लेंसेज, किडनीज, ब्लड वेसल्स, मतलब दे डोंट रिक्वायर, या ग्लूकोज की नहीं सॉरी, दे डोंट रिक्वायर इंसुलिन फॉर द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। इनसे ग्लूकोज ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाती है। कभी कभी नॉर्मली भी ये होता है कि इन टिश्यूज़ में अगर ग्लूकोज ज़्यादा एक्यूमुलेट करने लग जाए देन डिफरेंट पाथवेज प्रेजेंट होते हैं। वो डिफरेंट पाथवेज क्या हैं जो हमने सेकेंड ईयर में पढ़े भी थे कि इंट्रासेल के अगर तो इन टिश्यूज़ में ज़्यादा ग्लूकोज एक्यूमुलेट करने लग जाए, देयर इज एंजाइम विच इज़ नोन एज एल्डोस रिडक्टेज, वो क्या करता है एक्सेसिव ग्लूकोज को सोर्बिटोल में कन्वर्ट कर देता है विच इज़ अ पॉलीओल, एंड देन दैट सोर्बिटोल इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज एंड ये टिश्यूज दैन उस फ्रुक्टोज को एज एनर्जी के तौर पर यूज़ करते हैं, एंड द कन्वर्जन ऑफ सोर्बिटोल टू फ्रुक्टोज रिक्वायर्स NADPH। लेकिन NADPH से यहीं पे रिक्वायर नहीं होता। हमने सेकेंड ईयर बायोकेमिस्ट्री में बहुत से प्रोसेसेस पढ़े थे जहाँ पे NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि NADPH इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन, या इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द एंजाइम ग्लूटाथायोन रिडक्टेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन। अब डायबिटीज़ के स्टेट में क्या होगा, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन क्या है, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन ये जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज एक्यूमुलेट हुआ तो NADPH क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस रिएक्शन NADPH वहाँ इन टिश्यूज़ में ज़्यादा अपना ये सॉर्बिटोल वाला रिएक्शन और फ्रुक्टोज वाला रिएक्शन परफॉर्म करेगा। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, एज अ रिज़ल्ट यही होगा कि जो रिड्यूस ग्लूटाथायोन है उसकी प्रॉपर्ली प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। जब रिड्यूस ग्लूटाथायोन की प्रॉपर्ली प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, एंड ये भी देखा जाएगा कि वो जो सॉर्बिटोल होगा वो सॉर्बिटोल ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी लेंस के लेवल पे एक्यूमुलेट कर सकता है विच कैन लीड टू कैटरैक्ट फॉर्मेशन। लास्ट इज योर हेक्सोस अमाइन पाथवे, HMP पाथवे जो हमने पढ़ा था, एंड जनरेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, कि बेसिकली यही हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट में जो ये वाला बात है ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपाउंड की वो होगी फॉर्मेशन होगी विच विल लीड टू सेल डैमेज एंड इट विल आल्सो एनहेंस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो इस पूरे चैप्टर्स में हमने ज़्यादातर बायोकेमिस्ट्री ही पढ़ी है। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो पैंक्रियास मॉर्फोलॉजी बताई हुई है, उसको मैं क्विकली गो थ्रू करता हूँ, देन आई विल एंड दिस वीडियो। टाइप 1 डायबिटीज़ के केस में देखा गया देयर इज़ रिडक्शन इन द नंबर एंड साइज़ ऑफ आइलेट्स। टाइप 1 डायबिटीज़ के केस में हमको इंसुलाइटिस भी मिलता है, बट इस इंसुलाइटिस दैट इज़ बेसिकली ल्यूकोसिटिक इन्फिल्ट्रेट इन योर आइलेट्स, स्पेसिफिकली T लिम्फोसाइट्स आपके इन्फिल्ट्रेट कर रहे होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के केस में एक तो अमाइलॉइड की डिपोजिशन देखी जाती है in the capillaries and also between the cells and in the eyelids, whereas type 2 diabetes में subtle reduction देखी जाती है in the eyelid cell mass, and lastly increase in number and size of eyelids। ये किस में देखा जाता है, ये देखा जाता है उन नॉन डायबिटिक न्यूबॉर्न्स ऑफ मदर्स विद डायबिटीज़, जो न्यूबॉर्न जिस मदर को जेस्टेशनल या प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ थी उसका जो न्यूबॉर्न होगा उसके पैंक्रियास में हमको इंक्रीज़ इन नंबर एंड इंक्रीज़ इन साइज़ ऑफ आइलेट्स मिलेगा, एंड दिस ऑकर्स बिकॉज जो फीटल आइलेट्स होते हैं दे अंडरगो हाइपोप्लेजिया इन रिस्पॉन्स टू मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू पार्ट 4। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 पढ़ेंगे, यहाँ तक यहाँ से लेकर, और यही हमारा अब रह गया पार्ट 5 ही रह गया, दैन दिस डायबिटीज़ चैप्टर विल बी फिनिश्ड। तो ये कॉम्प्लिकेशंस का ही एक तरफ से पार्ट 2 होगा वो। अभी मैंने आधी कॉम्प्लिकेशंस के मैकेनिज़म्स बता दिए, थोड़ी और कॉम्प्लिकेशंस बता दूँगा, तो होप इजली समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।